चलो, दीज आर टू पास पेपर क्वेश्चंस। ये एक जो क्वेश्चन है हमारे पास जून 2007 का पेपर वन का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है ये हमारे पास जून 2018 का क्वेश्चन है पेपर टू का। मार्क्स तुम लोग देख रहे हो। अगर ये वाले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन नंबर वन जो लिखा हुआ है यहाँ उसके 3 मार्क्स है बस, और यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है इसके 4 मार्क्स है। तो सेट्स की जो वेटेज है ना वो ऐसे ही है, मतलब 3 से 4 हो गया। इस तरह ही मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स का आता है, ज़्यादातर ये पेपर वन में आता है, लेकिन कभी कभार पेपर टू में भी तुमने देखा कि ये पेपर टू में भी पूछा गया। तो इसको जल्दी से इन दो क्वेश्चंस को जो है वो कर लेते हैं। पास पेपर क्वेश्चंस की हेडिंग डाल लो। जो मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल्स जो दी थी ना सॉल्व करने के लिए होमवर्क में, वो भी इसी तरह की थी। So let's just look at the first question. The first question is from June 2007, paper 1. The question is the sets A and B are shown on the Venn diagram in the answer space. ठीक है, ये हमारे पास एक वेन डायग्राम बनी हुई है, दो सेट्स है हमारे पास ए एंड बी। दीज टू सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसीलिए ये ओवरलैपिंग सेट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद हमसे कह रहा है द एलिमेंट वाई इज सच दैट, एक एलिमेंट है वाई। ठीक है, एक एलिमेंट है वाई, वो उसकी उसने प्रॉपर्टी इस तरह बताई है कि वो इट बिलोंग्स टू ए, ये ए को बिलोंग करता है। वाई जो है वो ए को बिलोंग करता है बट डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इस तरह, ये हमने देखा था कि ये वाला जो सिंबल था ये ई का सिंबल होता है। ठीक है, ये ई जो इस तरह बना हुआ है ये बिलोंग्स होता है। बिलोंग्स का मतलब होता है कि इस एलिमेंट का ताल्लुक जो है वो इस सेट से है, तो इसका मतलब बिलोंग्स हो गया और इसका मतलब डज नॉट बिलोंग हो गया। ठीक है, इस तरह अगर ई लिखा हुआ है। एलिमेंट वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए, वाई का ताल्लुक ए से है, बी से नहीं है। ऑन द वेन डायग्राम राइट वाई इन द करेक्ट रीजन, आपको वाई करेक्ट रीजन में लिखना है। अब वाई के बारे में आपसे वो कह रहा है कि वाई ए में है बी में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए का कौन सा रीजन है जो सिर्फ ए का होता है, तो आपको जो है वो वाई यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ वाई लिख लिया, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि वाई बिलोंग्स टू ए और बी से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर दोनों से ताल्लुक होता तो फिर ये सेंटर वाले पार्ट पे आता, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन होता है, ए से भी ताल्लुक होता है बी से भी। लेकिन उसने मुझे बोला है कि वाई का सिर्फ ताल्लुक ए से है बी से नहीं है, तो इसका मतलब है हमने वाई को यहाँ पे लिख दिया, ये हमें 1 मार्क का मिल गया। ठीक है, हमें 1 मार्क मिल गया इसका। वो सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट मुझे दे रहा है, यूनिवर्सल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको जो सेट्स मिलेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव और लिस्टिंग फॉर्म में नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आपका सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, वर्ड्स में आपको लिखा जाता है कि आपका सेट क्या है। लिस्टिंग मेथड ऐसा मेथड था जिसमें एलिमेंट्स आपको नजर आ जाते थे, एलिमेंट्स लिखे हुए होते थे। लेकिन जो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म था इसमें सिंबल्स नजर आते थे, जैसे आपको यहाँ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको दो कॉलन नजर आ रहे हैं। ये तो जो हमारे पास दो कॉलम्स थे, इसका हमने बताया था सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। और ये जो ई है ये तो बिलोंग्स हो गया। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या था, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स हमारे पास एक इंटीजर है और एक्स की जो रेंज है इट इज बिटवीन 1 and 8। 1 और 8 के बीच में एक्स की रेंज है, और ये जो साइन है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, मतलब बिलोंग, ये इंक्लूसिव है, मतलब 1 भी आएगा इंक्लूड होगा और 8 भी इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब है हमें यूनिवर्सल सेट खुद लिखना पड़ेगा, उसको लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो उसके एलिमेंट्स क्या आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 1 और 8 इंक्लूडेड है और ये सारे इंटीजर्स हैं, तो 1 से लेके 8 तक हमने सेट ई मतलब यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल हमने अपना डिफाइन कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके सारे एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद मुझसे कह रहा है कि देर इज अनदर सेट दैट इज पी। पी के बारे में भी मुझे बता रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि यार ग्रेटर देन 5 तो कितने सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम हर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट देते हैं ताकि आपको पता हो कि आपकी रेंज क्या है। तो अब ये कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े नंबर कौन कौन से हो गए, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। लेकिन मैं 9 10 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि माई यूनिवर्सल सेट हैज ओनली नंबर्स टिल 8। मेरे यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 8 तक नंबर्स हैं, तो मैं 8 से आगे नहीं जाऊंगा। तो मैंने 6 7 8 लिख दिया, और यही नंबर जो है वो 5 से बड़े हैं, तो इसका मतलब है ये पी के मेंबर्स हो गए। क्यू के बारे में क्या कह रहा है, क्यू के बारे में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इट इज लेस देन इक्वल्स टू 3। एक्स जो है वो 3 से छोटा है और 3 के बराबर भी है। तो जल्दी जल्दी मैंने देखा कि मेरे यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो जो 3 से छोटे हैं, तो 1 2 3 जो नंबर्स हैं वो मैंने क्यू की वैल्यू लिख ली है। तीनों सेट्स आपको खुद लिखना है, देखो इसका कोई नंबर नहीं है, इसका कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट एक नंबर इसका है। तो ये तीनों अगर आपने सही लिखे तो आपका आगे का क्वेश्चन भी सही सॉल्व होगा। अगर आपने यही 3 गलत लिख दिया तो फिर आगे सारे आंसर भी गलत हो जाएंगे।
सेट को लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, उसने डायरेक्ट 1 मार्क यहाँ पे दिया है आपको। ठीक है, तो ये देखो 2 काम करा रहा है वो आपसे। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, अब ये जो एन लिखा हुआ था मैंने ये बताया था कि अगर किसी मतलब इस तरह ब्रैकेट बना हो, ब्रैकेट से पहले स्मॉल एन लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि ये आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछना चाह रहा है। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो आगे सेट लिखा हुआ है, जो सेट नोटेशन आगे है, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो सेट नोटेशन है ये है पी यूनियन क्यू। आपके पास सेट पी भी है, आपके पास सेट क्यू भी है, इसका मतलब है आपको यूनियन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। और यूनियन का तरीका क्या होता है, यू हैव टू ऐड बोथ, आपको दोनों को कंबाइन करना है। इस तरह कंबाइन करना है कि कोई रह ना जाए और कोई रिपीट ना हो। तो आपके पास पी के मेंबर्स हैं 6 7 and 8, क्यू के मेंबर्स हैं 1 2 and 3, तो यू हैव टू कंबाइन दीज टू बिकॉज यू हैव टू फाइंड पी यूनियन क्यू। यूनियन में आप कंबाइन करते हो, आपने लिख दिया सीधे सीधे नंबर्स लिख दिया 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8 आपने लिख दिए। लेकिन उसने आपसे पी यूनियन क्यू नहीं पूछा था, उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू पूछा था। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 6। तो आपको 1 नंबर मिल गया। अगर आपने यही गलती कर दी, सेट पी और क्यू लिखने में मिस्टेक कर दी, तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन, सॉरी, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसने आसान तरीके से कर लिया। इसने जो है ना एक प्रॉपर्टी यूज कर ली। इसने क्या किया कि पी, ये समझो एक तरह से जो है ना वो एक रूल है, रूल समझ लो या एक प्रॉपर्टी समझ लो कि पी इंटरसेक्शन, सॉरी, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। ये एक प्रॉपर्टी है। इसका आसान तरीका याद करने का ये है कि देखो इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्शन जो था उसको चेंज कर दिया यूनियन में, और ये जो कॉम्प्लीमेंट था ना इसको कॉमन ले लिया। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। इन दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं। अगर तुम दोनों की इवेंट डायग्राम भी बनाओगे तो सेम पार्ट शेड होगा। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता तो तुम बिल्कुल अलग अलग करो, तुम पी कॉम्प्लीमेंट अलग निकालो, क्यू कॉम्प्लीमेंट अलग निकालो, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो उससे भी तुम्हें बिल्कुल यही आंसर मिलेगा। हम उसी तरह करके चेक कर लेते हैं एक बार। हम पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, नॉट पी। ठीक है, नॉट पी का क्या मतलब है, पी के अलावा सारे नंबर्स जो यूनिवर्सल में है। तो अब पी है 6 7 8, तो 6 7 8 को हटा दो, तो इसके अलावा क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या किया, पी कॉम्प्लीमेंट के सारे यहाँ एलिमेंट्स लिख लिए। 1 2 3 भी आ जाएगा, 4 भी आएगा इसमें, और इसमें 5 भी आ जाएगा। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही हो गया, अदर देन पी, पी के अलावा जो यूनिवर्सल में है। तो ये आ गया 6 7 8 नहीं आएगा क्योंकि पी के मेंबर है। अब आ जाओ जल्दी से क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, अदर देन क्यू, क्यू के अलावा सारी चीजें जो यूनिवर्सल में है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट भी लिख लो जल्दी से। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्यू के मेंबर्स हैं 1 2 3, तो 1 2 3 आपने हटा दिया, बाकी आ गया आपके पास 4 5 6 7 और 8 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। तो आपने देख लिया कि भाई इन दोनों में कौन कौन कॉमन आ रहा है, 4 और 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4 and 5। देखो इसका भी यही आंसर आ रहा है, आपका भी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। आपकी मर्जी, आप इस मेथड से कर लो या वो प्रॉपर्टी याद कर लो। वो प्रॉपर्टी याद करने का तरीका क्या है कि आपने जो है वो कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके बाहर ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, और इंटरसेक्शन को कन्वर्ट कर दिया यूनियन में। तो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होगा, पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट के। तो फाइनल आंसर इज 4 and 5।